गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में क्या देखा था? हमने पार्ट 1 में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन एंड कुछ फीचर्स देख लिए थे एंड आज हम रिमेनिंग फीचर्स कवर करेंगे इस पार्ट 2 में। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग पार्ट 2 हम थोड़ा सा पार्ट 1 का क्विक रिविजन कर लेते हैं कि हमने उसमें क्या पढ़ा था। तो हमने इंट्रोडक्शन देखा था, वहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन देखी थी। डेफिनेशन इन द सेंस हमने कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो हमने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ बुक होती है जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स, लॉज, ड्यूटीज ये सब मैंशनड होते हैं। फिर हमने दो पॉलिटिकल राइटर्स की बात करी थी, एक थॉमस पेन और एक थे टॉकविले। इन दो पॉलिटिकल राइटर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कुछ बोला था, ये चीज़ हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा था द फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमने इसमें से 6 फीचर्स कवर कर लिए थे। हमने कंप्लीट नहीं किए थे फीचर्स, बट हमने 6 फीचर्स कवर कर लिए थे। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर हमने जो देखा था वो देखा था कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेनली अनरिटन है एंड पार्शियली रिटन है। ठीक है, सेकेंड हमने देखा था कि ये एक इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है। थर्ड हमने देखा था कि ये एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है। एंड फोर्थ हमने देखा था कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फिफ्थ हमने देखा था कि यहाँ पे ड्यूअल एग्जीक्यूटिव है। एंड द लास्ट हमने देखा था कि यहाँ पे बाई पार्टी सिस्टम है। तो यहाँ पे हमने 6 फीचर्स कवर करे थे एंड बाकी के फीचर्स आज हम इस पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो अगर हम हमारा नेक्स्ट फीचर देखें तो नेक्स्ट फीचर हमारा आता है फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो जो ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है नेचर में। कैसे? यहाँ पे अगर आपको कुछ भी अमेंडमेंट्स करने हो, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कुछ भी अमेंडमेंट्स करने हो तो वो एक सिंपल मेजोरिटी के साथ किए जा सकते हैं। यानी किसी भी अमेंडमेंट के लिए आपको एक ज़्यादा मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं है। अगर एक सिंपल मेजोरिटी होगी तो भी हम यहाँ पे अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे अमेंडमेंट्स करता कौन है? यहाँ पे अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट करती है। एंड यहीं पे अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है एज वेल एज फ्लेक्सिबल भी है। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे अमेंडमेंट्स करना बहुत मुश्किल है एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। एंड कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जहाँ पे सिंपल मेजोरिटी के साथ भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। एंड वन मोर थिंग अबाउट द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे ऑर्डिनरी लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, सो ये था हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर दैट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। नेक्स्ट फीचर आता है हमारा रूल ऑफ लॉ। ये एक अनदर इंपॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अब रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है? तो रूल ऑफ लॉ का मतलब कि यहाँ की जो गवर्नमेंट होगी, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट होगी, वो लॉज के अकॉर्डिंग ही एक्ट करेगी। तो ये तो हुआ हमारा रूल ऑफ लॉ का मतलब। अब रूल ऑफ लॉ जो है वो कहीं भी इनैक्ट नहीं कर रखा एज ए स्टैट्यूट, मतलब एज अ रूल या एज अ लॉ कहीं भी इनैक्ट नहीं कर रखा रूल ऑफ लॉ, बट ये पार्लियामेंट के बहुत सारे एक्ट्स में इम्प्लिसिट हुआ है। तो अब हम अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की एक और यूनिक चीज़ की तरफ देखें तो ये है कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कहीं भी पर्टिकुलरली फंडामेंटल राइट्स मेंशन नहीं है। जैसे कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो है वो पर्टिकुलरली मेंशन है। अब कहाँ पे मेंशन है? तो जो पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बट अगर हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ पे ऐसे कहीं भी पर्टिकुलरली फंडामेंटल राइट्स मेंशन नहीं है। ओके, बट वहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है दैट इज रूल ऑफ लॉ, ये यूज आता है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल ऑफ लॉ वहाँ पे यूज आता है। सो द नेक्स्ट फीचर इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे भी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। हमारे इंडिया में भी अगर हम देखें तो हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। ओके, तो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे जो जजेस होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, वो अपॉइंटेड होते हैं। मतलब उनको कोई इलेक्ट नहीं करता, उनको अपॉइंट किया जाता है। ओके, एंड उन जजेस को अच्छी सैलरीज दी जाती है, कुछ एमोल्यूमेंट्स दिए जाते हैं ताकि जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है वो मेंटेन रहे। ओके, एंड अगर जजेस को रिमूव करना है तो अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स ये दोनों अपर हाउस एंड लोअर हाउस दोनों अग्री करते हैं तभी किसी जज को रिमूव किया जा सकता है। सो ये था हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सो द नेक्स्ट फीचर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट इज अ ब्लेंड ऑफ मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। ओके, तो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है ये ब्लेंड है मोनार्की का, एरिस्टोक्रेसी का एंड डेमोक्रेसी का। तो यहाँ पे जो किंग होता है वो मोनार्क होता है एंड वो मोनार्की को रिप्रेजेंट करता है। एंड वो कैसे आता है? तो वो हेरिडिटरी प्रिंसिपल के थ्रू आता है। दैट मीन्स होता है ना कि किंग का बेटा किंग बनेगा, तो दैट इज हेरिडिटरी प्रिंसिपल। तो जो किंग होता है वो मोनार्क होता है। तो अगर हम देखें हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि अपर हाउस है ब्रिटेन का, तो वो जो है वो एरिस्टोक्रेटिक है। ठीक है, एंड वो रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड्स को एंड द नॉबल्स ऑफ द लैंड्स को।
अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें एरिस्टोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है, तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि जिनके पास स्पेशल टाइटल्स है या जो हायर सोशल क्लास है उसको एरिस्टोक्रेसी रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो हमने देख लिया किंग जो है मोनार्क है, एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि अपर हाउस है वो एरिस्टोक्रेटिक है, एंड जो हाउस ऑफ कॉमन्स है दैट इज द लोअर हाउस, वो जो है वो कंट्री की जो पीपल है उसको रिप्रेजेंट करती है, तो वो एक तरीके से डेमोक्रेटिक हो गया। तो यहाँ पे मोनार्की भी है, एरिस्टोक्रेसी भी है एंड डेमोक्रेसी भी है। ठीक है, नाउ द लास्ट फीचर इज चेक्स एंड बैलेंसेस। तो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेक्स एंड बैलेंसेस के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। कैसे? अगर सपोज करो पार्लियामेंट कोई लॉ पास करती है तो वो लॉ तब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक क्वीन उसके ऊपर साइन नहीं कर देती। वैसे ही अगर क्वीन कुछ ऑर्डर देती है तो वो ऑर्डर तब तक वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक कोई और मिनिस्टर उस पर साइन नहीं कर दे। तो अब यहाँ पे और क्या होता है, तो यहाँ पे जो कैबिनेट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टू द पार्लियामेंट। ओके, तो पार्लियामेंट जब चाहे कैबिनेट को रिमूव कर सकती है थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस के वोट के थ्रू पार्लियामेंट जब चाहे कैबिनेट को रिमूव कर सकती है। तो यहाँ पर हमने सारे फीचर्स जो है ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के वो कवर कर लिए हैं। एंड अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हो या फिर भी कुछ क्वेरीज हो देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कॉमेंट्स। Okay, so bye bye, take care, and yeah, don't forget to subscribe my YouTube channel.